हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 7 जीएसटी में अकाउंट्स टू बी मेंटेन अंडर जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जीएसटी क्या होता है। आज हमें पढ़ना है कि जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत व्यापारियों को या ट्रेडर्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से अकाउंट बनाना कंपलसरी किया गया है। तो ये जो अकाउंट हैं वो परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट के अलावा कौन कौन से अकाउंट जीएसटी से रिलेटेड होते हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना होता है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये हमारे द्वारा जो माल खरीदा गया है, जो गुड्स परचेज किया गया है, उस पर कितना सीजीएसटी लगाया गया उससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सेकंड है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, इसमें हमने जो माल बेचा है उस पर कितना टैक्स चुकाया गया है इसकी जानकारी मिलती है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट या यूटी जीएसटी अकाउंट, यहाँ पर स्टेट जीएसटी की बात की गई है या फिर यूनियन टेरिटरी में लगने वाले जीएसटी की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद में आउटपुट एसजीएसटी या यूटी जीएसटी अकाउंट, इसमें बेचने जाने वाले माल के संबंध में जो स्टेट में टैक्स लगेगा, ये यूनियन टेरिटरी में टैक्स लगेगा, उसके अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट है, इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होने वाले माल के विक्रय पर लगने वाला जीएसटी की एंट्रियाँ की जाती हैं। इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का भी एक अकाउंट बनाते हैं और यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो टैक्स लगाए गए हैं उनके भी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन जीएसटी सिस्टम में किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहला जो टैक्स होता है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसके अकाउंट के बारे में हमने नाम पढ़ा है, उसका नाम है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। द सीजीएसटी पेड ऑन इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इनपुट सीजीएसटी। यहाँ पर सीजीएसटी एक ऐसा टैक्स होता है जो कि एक राज्य में ही विक्रय करने पर या सर्विसेज देने पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी इन दैट सीक्वेंस। इनपुट सीजीएसटी के रूप में जो टैक्स चुकाया गया था उसकी वसूली या उसका सेट ऑफ हम आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में पैसा चुकाते समय कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास इसका कोई बैलेंस ना हो और हमें आउटपुट आईजीएसटी का पेमेंट करना हो तो उसके पेमेंट के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इसका सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी के संबंध में होता है और फिर बैलेंस बचने पर आउटपुट आईजीएसटी के संबंध में इसका सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद में सेकंड है आउटपुट सीजीएसटी। The CGST collected on intra-trade sale of goods and services known as output CGST। यहाँ पर बताया गया है कि जब हम एक स्टेट के भीतर ही गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उसके सेल करने पर जो टैक्स लगता है उसे आउटपुट सीजीएसटी कहते हैं। जब हम खरीदते हैं तब इनपुट सीजीएसटी लगता है और जब सेल करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी हमें देना पड़ता है। इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो यहाँ पे द एसजीएसटी पेड ऑन इंट्रा स्टेट परचेज एंड सर्विसेज इज नोन एज इनपुट एसजीएसटी। यहाँ पर एसजीएसटी का मतलब हम पिछले वीडियो में क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। स्टेट जीएसटी इसे कहा जाता है, ये राज्य सरकार को प्राप्त होता है। जब हमारे द्वारा एक राज्य के भीतर ही किसी व्यापारी से माल को खरीदा जाता है तो ये टैक्स हम चुकाते हैं, इसे इनपुट एसजीएसटी कहते हैं। इसमें सर्विसेज का उपयोग करने पर भी टैक्स चुकाना पड़ता है। इसका सेटअप भी आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी के लिए इसी क्रम में किया जा सकता है। फोर्थ है आउटपुट एसजीएसटी, जैसे कि अभी हमने देखा था सेकंड पॉइंट में आउटपुट सीजीएसटी, उसी प्रकार से आउटपुट एसजीएसटी होता है। ये इंट्रा स्टेट सेल के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद में इनपुट आईजीएसटी। द आईजीएसटी पेड ऑन इंटर स्टेट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इनपुट आईजीएसटी। जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच
माल का क्रय किया जाता है या सर्विसेज ली जाती हैं, तब इनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम IGST कहते हैं। जब हम ये सर्विसेज लेते हैं तो इसे पे लगने वाला टैक्स इनपुट IGST कहलाता है। इसकी वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इस टैक्स का सेट ऑफ हम आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST के लिए इसी सीक्वेंस में कर सकते हैं। इसके बाद में 6th है आउटपुट IGST। ये जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सेल की जाती है तब उन सेल के ऊपर लगता है, या सर्विसेज हम किसी को ऑफर करते हैं तब ये टैक्स हमें चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रकार के इनपुट टैक्स हैं और 3 प्रकार के आउटपुट हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। तो इस प्रकार से ये जो इनपुट वाले टैक्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमने सर्विसेज या गुड्स को परचेज किया था, और आउटपुट वाले जो भी 3 इस प्रकार के टैक्सेस हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, ये सेल करने से संबंधित होते हैं। इसमें हमें सेल करने पर टैक्स चुकाना पड़ता है। GST एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी। हम यहाँ देखेंगे कि क्या हमारे GST जो हम टैक्स चुकाते हैं क्या वो हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट GST के बारे में। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि इनपुट वाला टैक्स कब लगता है, जब हम किसी सर्विसेज को प्राप्त करते हैं या हमारे द्वारा गुड्स की परचेसिंग की जाती है तब इनपुट GST एप्लीकेबल होता है। However, it is not considered as an asset when it is not allowed to be set off। इसे हम तब तक संपत्ति नहीं मानते जब तक इसे हम सेट ऑफ के लिए अलाउ नहीं कर देते हैं। सेट ऑफ उस सिचुएशन में किया जाता है जब हमारे द्वारा वास्तविकता जितना टैक्स भुगतान किया जाना चाहिए था उससे अधिक राशि का टैक्स जमा कर दिया गया हो। उस स्थिति में ही इसे एसेट माना जाता है। इनपुट GST इज डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट एंड इनपुट IGST अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड टाइप। इनपुट GST का हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले बिंदु में पढ़ा है कि किस प्रकार से उनका सेट ऑफ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट GST के बारे में। हमने पिछले टॉपिक में इसके बारे में पढ़ा है कि आउटपुट टैक्स कब लगता है, जब हम गुड्स और सर्विसेज की सेल करते हैं तो हमें आउटपुट GST चुकाना पड़ता है। आउटपुट GST इज क्रेडिटेड टू आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट एंड आउटपुट IGST अकाउंट। तो इस प्रकार से हम आउटपुट GST का क्रेडिट कर सकते हैं कहाँ पर, आउटपुट CGST अकाउंट में, आउटपुट SGST अकाउंट में और आउटपुट IGST अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, सबसे पहले हमें उसका अर्थ को समझना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट द बिजनेस कैन रिड्यूस द टैक्स इट हैज़ ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स एंड पे द बैलेंस अमाउंट टू द गवर्नमेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जब हम किसी गुड्स के सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं तब हम उसको जितना टैक्स चुकाना चाहिए उसमें से हम उस टैक्स को लेस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम उसके इनपुट के संबंध में या परचेज के संबंध में ऑलरेडी पे कर चुके हैं और हम केवल बैलेंस अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करते हैं। इस प्रकार से सेल के टाइम पर हम परचेज के संबंध में जितना भी टैक्स चुकाया गया था इसका एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म कहा जाता है। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, GST एसेंशियली अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, GST एक वैल्यू एडिशन वाला टैक्स होता है। इसमें प्रत्येक मूल्य वृद्धि के ऊपर GST चुकाना पड़ता है और साथ में इसमें पुराने वाले GST जो पेड है हमारा उसका हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। उसके पास जो गुड्स रहता है वहाँ से जब कंज्यूमर तक पहुँचता है, अगर किसी भी स्टेज पर
वैल्यू एडिशन होता है तो हमें एडिशनल वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ती है। इफ़ द प्रोड्यूसर पेज जीएसटी ऑन द परचेस ऑफ इनपुट्स ही कैन अवेल ऑफ जीएसटी क्रेडिट व्हेन ही कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट। जब किसी निर्माता के द्वारा या किसी प्रोड्यूसर के द्वारा गुड्स को परचेज किया जाता है और उस पर इनपुट टैक्स चुकाया जाता है, इनपुट जीएसटी चुकाया जाता है, तब वो इसकी वसूली तब कर सकता है जब उसके द्वारा उस माल को आउटपुट गुड्स में तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद में उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। जब वैल्यू एडिशन के बाद में उसे सेल किया जाता है तब इनपुट टैक्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। Thus, if good X passes through 3 stages of value addition, यदि एक X नाम का गुड्स है जो कि 3 स्टेज में वैल्यू एडिशन जिसका होता है, बिफोर कमिंग अ फाइनल गुड द कंज्यूमर इज लोडेड विद जीएसटी ओनली एट द 3rd स्टेज व्हेन इट इज परचेज फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो यदि किसी निर्माता के द्वारा एक एक्स नाम के गुड का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें 3 स्टेजों पर वैल्यू एडिशन हुआ है, तब कस्टमर को या कंज्यूमर को केवल उस कीमत के ऊपर टैक्स चुकाना पड़ता है जिस कीमत पर उसे वो गुड्स सप्लाई किया जाता है। एट द अदर 2 स्टेजेस which are intermediate stages of production and during which output of one firm is used as input by the other। 3 स्टेजेस में कस्टमर तो लास्ट वाले स्टेज का जीएसटी चुकाएगा, बाकी की 2 स्टेजों को इंटरमीडिएट स्टेज माना जाता है और इसमें एक फर्म के द्वारा चुकाए गए टैक्स का यूज़ दूसरी फर्म के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से टैक्स बर्डन जो ऑटोमेटिकली होता है वो कम होता चला जाता है क्योंकि उनमें पुराने वाले चुकाए गए टैक्स का एडजस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे को इसे समझने के लिए दिया गया है, हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं। फर्म ए मैन्युफैक्चर्स हाउस होल्ड फर्नीचर, इट बायस इनपुट फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स। फर्म ए बायस सम इनपुट्स फ्रॉम फर्म बी एंड पेज जीएसटी ऑफ ₹10,000। यहाँ बताया है कि एक फर्म ए है जो कि घरेलू फर्नीचर बनाती है, उसने कुछ कच्चा माल या इनपुट अलग अलग फर्मों से खरीदा है। फर्म ए ने फर्म बी से कुछ माल खरीदा और उस पर 10,000 रुपये की जीएसटी चुकाई है। फर्म ए बाइज सम मोर इनपुट्स फ्रॉम फर्म सी, फिर फर्म सी से भी कुछ हमने माल खरीदा और उस पर 20,000 रुपये की जीएसटी चुकाई है। फर्म ए बाइज अनदर सेट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम फर्म डी एंड पेज जीएसटी ऑफ ₹30,000। यहाँ पर फर्म डी से भी हमने कुछ माल खरीदा और उसके ऊपर 30,000 रुपये जीएसटी चुकाई है। इस प्रकार से हम आगे देख सकते हैं। फर्म ए सेल्स इट्स फाइनल आउटपुट टू द हाउस होल्ड फॉर ₹10 लाख एंड चार्जेस 10% ऑफ जीएसटी। जो हमारी फर्म है ए, उसने पूरे माल को तैयार किया और उसे 10 लाख रुपए में बेच दिया जिस पर 10% जीएसटी लगता है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करें तो कुल हमें फर्म ए को कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा, 10 लाख का 10% नहीं 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करेंगे तो जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ फर्म ए इक्वल टू जीएसटी चार्ज, यानी जो भी हम 10 लाख में बेच रहे हैं तो 1 लाख रुपये टैक्स बना माइनस जीएसटी पेड। यहाँ पर हमने कितना जीएसटी अभी तक चुकाया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जो इनपुट खरीदे थे फर्म बी से, सी से और डी से, उन पर चुकाए गए जीएसटी को यहाँ पर इनपुट माना जाएगा या जीएसटी पेड मानेंगे। तो ये बी का है 10,000, सी से लिया था उसमें 20,000 चुकाया है और डी से खरीदते समय 30,000 का हमने जीएसटी चुकाया था। तो टोटल हम कितना अभी तक चुका चुके हैं 60,000। तो जो डिफरेंस आया वो है 40,000। तो इस प्रकार से यहाँ कहलाएगा जीएसटी ऑफ ₹60,000 पेड बाय फर्म ए ऑन द परचेस ऑफ इनपुट्स इज एडजस्टेड अगेंस्ट जीएसटी चार्ज बाय इट। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी क्रेडिट और इनपुट क्रेडिट। इस प्रकार से जब हम माल को बेच रहे हैं तब हमें 1 लाख रुपये टैक्स चुकाना है। इसमें हम माल को खरीदते समय जो जीएसटी 60,000 का चुकाया था इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो इसे जीएसटी क्रेडिट या इनपुट क्रेडिट कहा जाता है। और इसके बाद में हमें कुल बेचते समय 40,000 रुपये का टैक्स चुकाना पड़ेगा। लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं फाइनल इंसिडेंस ऑफ जीएसटी ऑन द कंज्यूमर।
इज ₹1 लाख विच इज 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इस प्रकार से कंज्यूमर के द्वारा जो टैक्स चुकाया गया वो कुल कितना हुआ, 10 लाख का 10% ही 1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को इस प्रकार से पहले 10,000 रुपये मिला टैक्स, फिर 20,000 मिला, फिर 30,000 मिला और फिर लास्ट में 40,000 मिला। तो टोटल 1 लाख रुपये पे कर दिया गया है। तो ये वसूली 1 लाख रुपए के टैक्स की कस्टमर से की जाएगी उसके गुड्स की कीमत को बढ़ाकर। इसके बाद में ब्रीफली फर्म ए कलेक्ट GST ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। इस प्रकार से हम माल को बेचते समय 1 लाख रुपए एंड यूजर्स हैं जो फर्नीचर के, उनसे वसूल करेंगे। एंड इट डिपॉजिट्स ₹1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 40,000। तो इस प्रकार से वो जो फर्म ए है वो कितने रुपए टैक्स चुकाएगी गवर्नमेंट को, 40,000 का, क्योंकि बाकी के 60,000 रुपीज़ की इसको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट क्रेडिट इज इक्वल टू GST पेड बाय फर्म ए टू फर्म बी, सी एंड डी। इनपुट क्रेडिट कितना होगा जो उसने फर्म बी, सी और डी से माल को खरीदते समय चुकाया था। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फर्दर एलिबरेट दिस पॉइंट। यहाँ पर एक हमें फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें इसी कैलकुलेशन को समझाया गया है। Note: if GST amount charged by a firm on the sale of its output is less than GST amount paid by it on the purchase of inputs, the firm can claim refund of GST from the government. अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें ये देखा कि जो माल का बेचते समय जो टैक्स देना था वो 1 लाख रुपए था और अभी तक चुकाया गया टैक्स कितना था, 60,000 रुपीज़ का, यानी कि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट अभी करना बाकी था। मान लीजिए यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि अपोजिट स्थिति हो जाए कि टैक्स जो हम अभी तक इनपुट पे पे कर चुके हैं वो है ज़्यादा और आउटपुट पे जो देना है वो होगा कम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में फर्म एक्सेस पेमेंट किए गए GST को रिफंड क्लेम कर सकती है गवर्नमेंट से। यहाँ पर इसे समझाया गया है। टू सम अप GST कंप्यूटेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इफ आउटपुट GST इज मोर देन इनपुट GST इट इज कॉल्ड GST पेबल। यदि हमारे द्वारा चुकाए जाने वाला GST चुकाए गए यानी इनपुट GST से ज़्यादा हो तो हमें क्या कहलाएंगे, GST पेबल अमाउंट कहलाती है। डिफरेंस आउटपुट GST में हम माइनस करते हैं इनपुट GST को, तो जो डिफरेंस निकलता है वो GST पेबल अमाउंट कहलाती है। सेकंड कंडीशन, इफ इज इनपुट GST इज मोर देन आउटपुट GST इट इज कॉल्ड GST क्रेडिट। यदि हमारे द्वारा इनपुट GST ज़्यादा चुकाया गया है, आउटपुट GST कम बनता है, तो जो डिफरेंस है उसे हम GST क्रेडिट कहते हैं। इसे यहाँ टेबल ग्रुप में दिखाया गया है। आउटपुट GST क्या है, GST ऑन सेल से होता है, इसकी अमाउंट लिखते हैं, इसमें हम लेस करते हैं इनपुट GST क्रेडिट। ये क्या होता है, GST ऑन परचेज और एक्सपेंस, यानी जो हमने खरीदते समय या एक्सपेंस करते समय चुकाया है उसे लेस किया जाता है। GST पेबल ये तब कहलाता है इफ आउटपुट इज मोर देन इनपुट। और GST रिफंड कब कहलाता है, व्हेन इनपुट इज मोर देन आउटपुट। सीक्वेंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट किया हुआ है करना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा। ये सीक्वेंसिंग टैक्स के डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के एंगल से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हमें सीक्वेंस याद रखना जरूरी होगा। तो यहाँ पर एक चार्ट बना के दिखाया गया है कि किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइटम इनपुट IGST के संबंध में है, तो इसे हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका हम इनपुट IGST का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है आउटपुट IGST में, CGST में, SGST में या UTGST में। इनको सीक्वेंस में देखेंगे अगर तो सबसे पहले हम आउटपुट IGST के संबंध में इसका एडजस्टमेंट करते हैं। सेकंड अगर बच जाए तो आउटपुट CGST के लिए, इसके बाद में आउटपुट SGST या यूनियन टेरिटरी के संबंध में। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं
कि इनपुट में जो टैक्स हमने पे किया था उसका एडजस्टमेंट आउटपुट के साथ में किया जाता है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट आता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला था, इसलिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर टैक्सेस का एडजस्टमेंट होगा। तो IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो पहले इनका एडजस्टमेंट होगा, बाद में स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का टैक्स का एडजस्टमेंट होता है। इसके बाद में सेकंड हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर इनपुट CGST। तो इनपुट CGST यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये, तो इनपुट CGST का एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाले से ही होगा इसका एडजस्टमेंट। तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट IGST के साथ में इसका एडजस्टमेंट होता है। तो CGST का है इसलिए पहले CGST के साथ होगा और बाद में IGST के साथ में एडजस्टमेंट इसका किया जाता है, यानी जिस आइटम से रिलेटेड होता है प्रेफरेंस उसी को दिया जाता है। इसके बाद में थर्ड है इनपुट SGST। ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, इसका एडजस्टमेंट हम आउटपुट SGST और IGST के लिए कर सकते हैं। तो चूंकि ये सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के लिए चुकाया गया था, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के अदर टैक्सेस के साथ में इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा और बाद में IGST के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। और फिर लास्ट में है इनपुट UT GST। इस यूनियन टेरिटरी के द्वारा वसूल किया जाता है, इसका एडजस्टमेंट आउटपुट UT GST और IGST के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले UT GST में इसका एडजस्टमेंट होता है, बाद में IGST के लिए एडजस्टमेंट किया जाता है। इसके बाद में हम सेटिंग ऑफ अगेंस्ट GST अगेंस्ट आउटपुट SGST के पॉइंटों को देख सकते हैं। इसी के संबंध में अभी हमने यहाँ ऊपर ये टेबल भी देखा है, जहाँ पर कि इनपुट IGST को दिखाया गया है कि कहाँ का एडजस्टमेंट होता है, आउटपुट IGST, CGST, SGST और UT GST के। तो इसी को यहाँ पर आपको चित्र के रूप में, बॉक्स के रूप में बना के दिखाया गया है, जो नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है कि किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है, उनका क्या ऑर्डर होता है। इसी को एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल को देख सकते हैं। द टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST ₹12 लाख इज अवेलेबल विथ द सप्लायर एंड आउटपुट SGST इज ₹2 लाख। Output IGST is ₹1 lakh and output CGST is ₹2 lakh. Manner of utilization of input tax credit यानी ITC is below। यहाँ पर हमें बताया है कि जो IGST है उसका टैक्स रेट हमारे पास में 12 लाख रुपए का अवेलेबल है, इसका एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें SGST बताया है 2 लाख है, आउटपुट IGST 1 लाख है, आउटपुट CGST 2 लाख है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हम इसे ऑर्डर के रूप में लिखेंगे। तो हमने अभी ऑर्डर पढ़ा है कि IGST के संबंध में सबसे पहले एडजस्टमेंट IGST के आउटपुट के लिए होता है। तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे फर्स्टली पे आउटपुट लायबिलिटी ऑफ IGST। तो हमारे क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे दिया था इसको, सेकंड लाइन के सेकंड पॉइंट में आउटपुट IGST 1 लाख है, तो इसे लिखा। सेकेंडली बैलेंस विल बी यूज्ड फॉर CGST। तो CGST की अमाउंट 2 लाख रुपीज़ दी गई है। इसके बाद में लास्टली बैलेंस विल बी यूज्ड फॉर SGST ₹2 लाख। तो इस प्रकार से अब अभी भी हमारे पास में रिमेनिंग बैलेंस बचा है इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो कि कितना है 12 लाख में से ये 1 लाख 2 लाख को लेस किया तो बचा 7 लाख। अभी भी हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है 7 लाख रुपए की अवेलेबल है, जो कि फ्यूचर में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। यदि यहाँ पे बीच में बैलेंस खत्म हो जाता है तो जितनी अमाउंट होती है उतनी ही एडजस्ट की जाती। हम यहाँ पर एक और देख सकते हैं, इसी एक्सप्लेनेशन है जो भी हमने ऊपर टेबल में देखा था। इनपुट CGST का किस प्रकार से होगा, तो इनपुट CGST की अमाउंट सबसे पहले कहाँ एडजस्ट होती है, ये हम यहाँ पर ऊपर इस चार्ट में देख चुके हैं। ये जो चार्ट है यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, इन्हीं जानकारियों को यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स ग्रुप में लिखकर दिखाया गया कि पहले कहाँ लिखेंगे, सेकेंडली कहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये एडजस्टमेंट सेट ऑफ के हमें करना होती हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर या प्रॉब्लम नंबर 1 को देख सकते हैं। मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, प्रोड्यूस गुड्स फॉर ₹20,000. He adds a profit margin of 10% on cost. He sells the goods to wholesaler Y in Jaipur
द IGST इज एट द रेट ऑफ 12%, कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय द होलसेलर वाई। यहाँ क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है एक्स जो कि दिल्ली में गुड्स का प्रोडक्शन करता है, 20,000 का रुपये उसने गुड्स प्रोड्यूस किया, उसने इसमें अपने प्रॉफिट का मार्जिन 10% जोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या कीमत होगी कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखी जाती है, कुल कितने रुपए का माल हमने बनाया, कॉस्ट आई थी जो बनाया माल है उसकी कॉस्ट कितनी है 20,000, इसमें जो 10% प्रॉफिट है उसे ऐड करेंगे तो 2,000 आया। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 22,000। अब इस प्राइस में हमें सबसे पहले जो टैक्स पे करना है उसको एंट्री को ऐड करना होता है। तो दिया था क्वेश्चन में ही सेल्स द गुड्स टू होलसेलर वाई इन जयपुर। तो यहाँ पर दिल्ली का व्यापारी जयपुर का व्यापारी यानी राजस्थान के व्यापारी को बेच रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुई है तो कौन सा टैक्स लगना चाहिए, तो इंटर स्टेट सेल है तो कौन सा टैक्स लगेगा IGST। तो यहाँ पर IGST दिया हुआ है हमें 12% का रेट है। तो 22,000 की जो अमाउंट थी हमारी, इस पर हम आउटपुट IGST के 12% को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सेल कर रहे हैं इसलिए आउटपुट IGST कहलाएगा। 22,000 का 12% निकला तो 2,640 आया, इसे हम 22,000 में ऐड कर देंगे तो इनवाइस प्राइस हमारी हो जाएगी 24,640 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो हमें कैलकुलेट करनी थी, जो दिया है कि होलसेलर वाई है जो जिसे हमने माल बेचा है उससे कितना पैसा वसूल किया जाना है। तो 26,460 रुपीज़ अमाउंट हमें उससे वसूल करनी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, MRP कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं मैन्युफैक्चरर के पास में, फिर वो अपना प्रॉफिट रेट करता है, प्रॉफिट रेट करने के बाद जो अमाउंट आती है उसके बाद में उसमें टैक्स कैलकुलेशन करके इनवाइस की वैल्यू निकाली जाती है। यही पैसा होलसेलर से रिकवर किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं हम यहाँ पर। अ मैन्युफैक्चरर मिस्टर जॉन प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर ₹1 लाख आफ्टर एडिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15%, ही सेल्स द गुड्स टू ए रिटेलर इन द अदर स्टेट। यहाँ पर IGST की बात हुई है। एज्यूम द गुड्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ GST एट द रेट ऑफ 18%, कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय द रिटेलर एज इनवाइस वैल्यू। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार का जैसा भी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा था। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख रुपीज़ है, यहाँ प्रॉफिट का मार्जिन 15% था तो 1 लाख का 15% प्रॉफिट हुआ 15,000, टोटल प्राइस है 1,15,000। इस पर GST आउटपुट कैलकुलेट करेंगे हम 18% के रेट से, तो ये आया 20,700। इनको टोटल कर दिया तो इनवाइस वैल्यू निकली है हमारी 1,35,700। ये वो प्राइस है जो कि हम रिटेलर से वसूल करेंगे। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं। सुरभि ट्रेडर्स अ रिटेलर इन उत्तर प्रदेश सेल्स 5 वायलिन्स एंड 10 गिटार्स एट द रेट ऑफ ₹4,000 ईच टू परिंदा। यहाँ परिंदा एक व्यक्ति का नाम, दुकान का नाम है। अ म्यूजिक बैंड इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट की बात की है, यानी कौन सा टैक्स लगना चाहिए, SGST यहाँ पर लगेगा और CGST लगेगा। कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय परिंदा म्यूजिक बैंड इफ द रेट ऑफ GST इज 18%। तो सबसे पहले जैसे कि अभी हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में देखा था उसी ढंग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। यहाँ एक की जगह 2 आइटम है तो दोनों की कीमत को निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 वायलिन को सेल किया है तो कॉस्ट ऑफ वायलिन 5 इंटू पर हेड क्या है 4,000, तो अमाउंट हो गई 20,000। इसके यहाँ गिटार के कॉस्ट निकालेंगे, ये 10 गिटार्स हैं 4,000 के रेट से 40,000 के हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हुआ टोटल 60,000। अब यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया है इसलिए प्रॉफिट को हम प्लस नहीं कर सकते हैं, इसके कारण हमें टैक्स की एंट्री करना होगी। यहाँ पर याद रखना होगा कि GST का जो रेट होता है, यदि IGST होता है तो पूरी अमाउंट पूरा परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, और CGST और SGST अगर लगता हो, सेम स्टेट के सेल हो, तो जो GST का रेट दिए जाते हैं वो आधे आधे करके बांट दिए जाते हैं दोनों गवर्नमेंट में। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ऐड करेंगे CGST 9% के रेट से, इसके अमाउंट आई 60,000 का 9% 5,400, और इसी रेट से SGST भी लगेगा, ये भी 5,400 अमाउंट आई, टोटल इनवाइस वैल्यू हो गई 70,800। यहाँ पर हमें
जीएसटी का रेट दिया है, यहाँ ये नहीं बताया था कि कौन सा टैक्स लगेगा, तो सेम स्टेट होने से हमें पता चला कि सीजीएसटी और एजीएसटी लगना है, और अलग अलग उनके रेट अगर न दी हो तो हम जो दिए गए जीएसटी का रेट होता है उसे आधा आधा दोनों में बांट कर एंट्री करते हैं। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।